Hello class 10 students. Today we will do some concepts of the European nationalism, and here we are studying the concept visualizing the nation. Visualizing the nations. Why? It is easy enough to represent a ruler through portrait or a statue. How does one go about giving a face to a nation? Artists in the 18th and 19th century found a way out by personifying a nation. In other words, they represented a country as if it were a person. Nations were then portrayed as female figures. The female forms that were chosen to personify the nation didn't stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of nation in a concrete form. That is, a female figure became an allegory of the nation. हम किसी राष्ट्र को किसी पोर्ट्रेट या स्टैच्यू से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट जो आर्टिस्ट थे 19th और 18th सेंचुरी में उन्होंने एक तरीका ढूंढ निकाला जो कि एक नेशन को पर्सोनिफाई करने का, कि एज अ पर्सन आइडेंटिफाई करने का उन्होंने nations were then portrayed as a female figures की तरह नेशन राष्ट्र को उन्हें पर्सोनिफाई किया, मतलब एज अ पर्सन उसको चूज किया एज अ पर्सन. The female form that was chosen to personify the nation didn't stand for any particular woman in real life. रियल वास्तविक जिंदगी में वो कोई पर्टिकुलर एक वुमेन नहीं थी जो जिसको कि एक राष्ट्र के तौर पर संबंध किया गया. Rather, it sought to give an abstract idea of the nation, a concrete form. नेशन को एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देना, एक विचार जो कि एक पूर्ण रूप से एक एब्स्ट्रैक्ट जो विचार था नेशन को उसको एक वास्तविक रूप देने के लिए किया गया. दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन. वो फीमेल जो फिगर थी वो एलिगरी बन गई नेशन की. एलिगरी वर्ड मीन्स व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कोई जो विचार है जो कि जिसकी ग्रीड, लालच, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी, ये एक पर्सन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है या चीज के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये एलिगोरी कहलाता है. एन एलिगोरी स्टोरी हैज टू मीनिंग्स, वन लिटरल एंड वन सिंबॉलिक. उसको चिन्हित करता है वो मतलब उसका, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है. और दूसरा जो मीनिंग है वो लिटरल है, लिटरेरी मीनिंग है. You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice, and the republic. इक्वालिटी, जनतंत्र के लिए, न्याय के लिए, और न्याय की देवी थी, और स्वतंत्रता के लिए उन्होंने इन सारे आइडियाज को रिप्रेजेंट किया फीमेल एलिगोरी के थ्रू फ्रेंच रिवोल्यूशन में. दीज आइडियाज वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स. कुछ सिंबल्स यूज किए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स यूज की. एज यू वुड रिमेंबर, द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप और द ब्रोकन चेन. स्वतंत्रता के लिए लाल कलर की जो कैप और या टूटी हुई जो चेन थी उसको यूज किया. वेल जस्टिस, न्याय को उन्होंने रिप्रेजेंट किया एक ब्लाइंड फोल्ड वुमेन, एक औरत जिसके की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, वो हाथ में तोलने वाला स्केल लेके खड़ी है. सिमिलर फीमेल allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. In France, she was Christian Marianne, a popular Christian name which underlined the idea of people, nation. तो ऐसी फीमेल एलिगरी यूज हुई ऐसी फीमेल एलिगरी यूज हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जो कि 19th सेंचुरी में राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए. वो थी क्रिश्चियन मैरियने, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था, और विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ
people's nation. Her characteristics were drawn from those of liberty and the republic: the red cap, tricolor, uh, and the cockade. Statue of Marianne were erected in public squares to remind the public of the national symbols of unity and to persuade them to identify with it. Marianne images were marked on coins on stamps. स्टाम्प पर और कॉइन्स पर, सिक्कों पर और मोहरों पर भी ये इनकी जो मैरियने की जो इमेजेस थी वो मार्क कर दी गई. ये इसके स्टैचूज जो थे वो पब्लिक प्लेसेस में इकट्ठे खड़े कर दिए गए. इसको आइडेंटिफाई कि लोग देखें, जनता जाने कि ये एक नेशनल सिंबल है यूनिटी का, एकता का. Similarly, Germania became the allegory of the German nation. In visual representation, Germania wears a crown of oak leaves, as the German oak stands for heroism. जर्मन में जो ओक ट्री है वो हीरोइज्म के लिए, मतलब बहादुरी के लिए होता है. और उस जो जर्मनिया जो फीमेल एलिगोरी है उसने जो मुकुट पहना है दैट इज ऑफ ओक लीव्स, एंड ये देखने में बहुत खूबसूरत है. यहाँ पर और मीनिंग ऑफ द सिंबल्स बताए गए हैं, जैसे कि ब्रोकन चेन बीइंग फ्रीड, स्वॉर्ड दैट इज रेडी टू फाइट, रेज ऑफ द राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इरा. Fallen Germania, Julius Hubner in 1850. Germania during the Rhine. Nationalism and the imperialism. By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic, liberal, democratic statements or sentiments of the first half of the century, but become a narrow creed with limited ends. जो नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता थी की भावना थी, ये बहुत छोटे एम्स को फोकस करने लग पड़ी. During this period, nationalist groups becomes increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. The major European powers in turn manipulated the national aspirations of the subjects, people in Europe, to further their own imperialistic aims. जो ये नेशनलिस्ट ग्रुप थे, राष्ट्रीयवादी जो ग्रुप थे, वो एक दूसरे को सहन नहीं करने लगे और एक दूसरा लड़ाई पर भी उतर आए. जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी, बड़ी बड़ी जो यूरोपियन शक्तियाँ थी, उन्होंने जो राष्ट्रीयता की भावना फैलाने के लिए, राष्ट्रीयता को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो चाहते थे, ऐसे एस्पिरेशंस, लोगों की जो चाह थी जनता की, उसको अपने साम्राज्यवादी इंपेरियलिस्टिक एम, साम्राज्यवादी अपने लक्ष्यों की ओर मोड़ दिया. द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871, 1871 के बाद बाल्कन एरिया में जो प्रॉब्लम आई, द बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल and ethnic variations comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as Slavs. तो ये बाल्कन जो रीजन था, ये बहुत अलग अलग भूभाग का क्षेत्र था और वहाँ पर अलग अलग कल्चर के पर लोग थे, डिफरेंट ड्रेसेस थी, डिफरेंट कल्चर था. इनको स्लाव्स बोलते थे. अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. ज़्यादातर जो बाल्कन एम्पायर का जो जगह थी, दैट वाज अंडर ऑटोमन एम्पायर के अंदर था. द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ द रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव.
रोमांटिक जो राष्ट्रीयता की भावना जो बाल्कन्स में ये जुड़ी किससे, साथ में ऑटोमन एम्पायर जो थी वहाँ पर उसका भी वो भी भंग होगी, वहाँ पर ऑटोमन एम्पायर नहीं रही। तो ये सब चीज़ें जो थी ये ने कंट्रीब्यूट किया इस रीजन को बहुत ज़्यादा एक खतरे वाले क्षेत्र की ओर मोड़ दिया। यहाँ जो था ये जो लोग जो peoples living in different states, they all they all are ready for the war. All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. One by one, its European subject nationalists broke away from its control and declared independence. The Balkan peoples based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had been independent. तो उस बाल्कन स्टेट में जितने भी यूरोपियन जो सब्जेक्ट थी, प्रजा थी, वो धीरे धीरे अपनी नेशनलिटीज के को जैसे केपति टू उन्होंने अपने को जो बाल्कन स्टेट के ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से उसको बाहर करना शुरू किया और अपने इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे और वो अपनी आज़ादी के लिए भी कोशिश करने लगे। बट वो सारे उनकी जो हिस्ट्री थी, इतिहास, उन्होंने ये प्रूव किया था कि वो एक बार पहले भी वो इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे, पर धीरे धीरे जो फॉरेन पावर्स थी वो उनको सब्जुकेट कर रही थी या अपने कंट्रोल में रख रही थी। Hence, the rebellious nationalists in the Balkan thought of their struggle as an attempt to win back their long lost independence. जो बाल्कन रीजन में जो विद्रोही जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी अवसर की ओर लिया कि अपनी जो कोशिश है उससे वो फिर से वापस अपने स्वतंत्रता वापस पा जाएंगे जो कि उन्होंने खो दी थी। As the different Slavic nationalities they struggle to identify their independence, the Balkan region becomes an area of conflict. Intense conflict. The Balkan states were fiercely jealous of each other. Each hoped to gain more territory at the expense of others. Matters were further complicated because the Balkans also become the scenes of big power rivalry. During this period, there was intense rivalry among the European power over trade and colonies as well as naval and military might. These rivalries were very evident in the way the Balkan problems unfolded. तो जो वहाँ पर स्लाविक जो नेशनलिटीज थी, जो स्लाविक राष्ट्र थे, उन्होंने अपनी कोशिश की अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। ये एरिया बहुत ज़्यादा इंटेंस बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। वो जेलस थे, एक दूसरे से अपने टेरिटरीज बनाना चाहते थे और ये इनमें बहुत ज़्यादा शत्रुता पड़ गई। यूरोपियन पावर्स में भी बहुत ज़्यादा शत्रुता थी फॉर द ट्रेड एंड कॉलोनीज, और साथ में जो नेवी और साथ में जो मिलिट्री की जो पावर थी उसके लिए। ये जो राइवलरीज थी, ये जो शत्रुता थी, ये दिख रहा था कि जो बाल्कन प्रॉब्लम में हर each power, Russia, Germany, England, Austria, Hungary, was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the area. This led to a series of wars in the region and finally the First World War. And it led Europe to disaster in 1914. The anti-imperial movements that developed everywhere were nationalist in the sense they all struggled to form independent nation state. European ideas of nationalism were now nowhere replicated, for people everywhere developed their own specific way of nationalism, and nation states have become important. This is all for